न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना और आज की सबसे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। योजना भवन में कैश गोल्ड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। डीओआईटी के ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश की ये रकम निकली है 2 करोड़ 31 लाख रुपए और गोल्ड मिलने के मामले में जयपुर पुलिस कमिश्नर ने ये बड़ा खुलासा किया। मौजूदा वक्त में स्टार इंचार्ज भी वेद प्रकाश यादव ही है। बेसमेंट में ऑफिस के पास ही ये अलमारी रखी हुई थी। पुलिस कमिश्नर की टीम ने 30 दिन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और फुटेज खंगालने के दौरान ये खुलासा हुआ। वेद प्रकाश यादव को एसीबी को हैंडओवर पुलिस करेगी। जयपुर पुलिस कमिश्नर ने वेद प्रकाश को हिरासत में लिया है। पूछताछ के बाद वेद प्रकाश ने खुद रकम की जानकारी की बात को कबूला है और अलमारी को लॉकर के रूप में काम में लेता था वेद प्रकाश। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। कॉन्ट्रैक्ट के बदले करोड़ों की वसूली करता था वेद प्रकाश और आखिरकार ये बड़ा खुलासा हुआ है। डीओआईटी के ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश की रकम निकली है। देखिए किस तरह से 2 दिन से लगातार सनसनी फैल गई थी, हड़कंप मचा हुआ था प्रशासनिक अमले में और ये सवाल बना हुआ था कि आखिरकार इतनी बड़े कैश क्या कर रही है सरकारी जो अलमीरा है, उसमें क्या उद्देश्य है, किसके संरक्षण में है। और अब ये जानकारी निकल कर आया है कि डीओआईटी के ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश की ये रकम निकली है। और देखिए तस्वीरें सामने हैं आपके, सीसीटीवी की फुटेज आपको न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है। ये वेद प्रकाश डीओआईटी के ज्वाइंट डायरेक्टर जिनकी रकम निकली है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं अलमीरा को खोलते हुए वेद प्रकाश। विष्णु हमारे संवाददाता, विष्णु सीसीटीवी ही सबसे बड़ा आधार बना, सबूत बना वेद प्रकाश तक पहुंचने का। देखिए योजना भवन के बेसमेंट में जब अलमारी में 2 करोड़ 31 लाख रुपए और 1 किलो गोल्ड का जो बिस्कुट जब मिला था पर 2 दिन पहले, और तभी रात को जब 11:15 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसमें सीएस और उसके अलावा डीजीपी मौजूद रहे और कमिश्नर ने पूरे मामले जल्द से जल्द इस पूरे मामले का पटाक्षेप करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले के बाद ही सियासत गर्मा गई। लगातार विपक्ष की ओर से सरकार को घेरा गया, लेकिन उस बीच जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की टीम ने अपना काम करना शुरू किया और आखिरकार करीब 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की टीम ने वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए और पूरे मामले की जो डायरेक्शन, जो मॉनिटरिंग थी वो एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र विष्णु ही कर रहे थे। उन्हीं के सुपरविजन में वहां पर टीम काम कर रही थी और इस बीच एक सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस के हाथ लगा उसमें जो वहां पर वेद प्रकाश यादव जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर है और वहां का स्टोर कीपर प्रभारी भी है, वो इस बैग लेकर के आते हुए और जो अलमारी है उसमें नोटों को रखते हुए निकालते हुए नजर आया। लेकिन आपको बताऊं कि जब इस पूरी घटना के बाद जब पुलिस ने वहां पे 7-8 लोगों को हिरासत में लिया, उसमें वेद प्रकाश यादव भी शामिल था। लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने रुपयों के बारे में जानकारी होने से इनकार कर दिया, उसके कहने से इनकार कर दिया कि वो अलमारी उसकी है। लेकिन जब पुलिस ने फुटेज जब उसको दिखाए उसके बाद वेद प्रकाश यादव टूट गया और आखिरकार उसने सच्चाई स्वीकार करते हुए खुद को बताया कि ये जो पैसा है वो उसके पास में। आखिरकार वेद प्रकाश यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके कल देर रात को उसे एसीबी के पास एसीबी को हैंडओवर कर दिया और एसीबी बताया जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक एसीबी ने वेद प्रकाश यादव के खिलाफ देर रात को एक मुकदमा दर्ज किया है और संभवतः आज एसीबी वेद प्रकाश यादव को गिरफ्तार कर लेगी। वहीं अब तक की जानकारी के मुताबिक वेद प्रकाश यादव महज एक जो प्रोग्रामर के तौर पर करीब 20-25 वर्ष पहले इसी डीओआईटी में भर्ती हुआ था और बताया जा रहा है कि इसी बेसमेंट में लगातार पिछले कई वर्षों से उनका ऑफिस था। ऐसे में वेद प्रकाश यादव ने पर्सनल लॉकर के तौर पर इस अलमारी का उपयोग करना शुरू किया और कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे डीओआईटी को, उसमें बतौर कमीशन जो पैसा आया, जो रिश्वत आई, उसी को ये इसी अलमारी में पर्सनल लॉकर के तौर पर रखता था। तो ऐसे में कई वर्षों से इस रकम को, इस अलमारी को वो अपने पर्सनल लॉकर के रूप में इस्तेमाल करता था, जहां पर वो रिश्वत की रकम को रखा करता था। जी विष्णु, ये बताइए कि क्या ये पूरा का पूरा पैसा, लगभग जो 2.5 करोड़ का पैसा बताया जा रहा है विद अगर हम उसको भी जोड़ ले जो सोने की ब्रिक मिली है, क्या ये पैसा सिर्फ और सिर्फ वेद प्रकाश यादव का ही है या कुछ और भी लोग इसमें मिले हो सकते हैं? क्या कह रही है एसीबी की टीम? देखिए एसीबी अब पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि कल रात को ही पूरे मामले का खुलासा हुआ। उसके बाद में उसे वेद प्रकाश यादव और जयपुर कमिश्नरेट की टीम ने एक रिपोर्ट दर्ज करके एसीबी को हैंडओवर किया। लेकिन अब तक की जो पड़ताल हुई है, पूछताछ हुई है, उसमें सामने आया कि जो 2 करोड़ 31 लाख की जो रकम मिली थी वो वेद प्रकाश यादव की ही है। उसके अलावा जो गोल्ड का एक बिस्कुट मिला है, तो पड़ताल में ये भी सामने आया कि रिश्वत की रकम से ही इसी गोल्ड के बिस्कुट को उसने खरीदा था और ये अलग अलग यानी वर्ष 2021 के अंदर, 2022 के अंदर से ही इस रकम को इसी अलमारी में जोड़ रहा था। तो पूरे जो मामले का जो पटाक्षेप हुआ है वो
सीसीटीवी फुटेज के जरिए हुआ। और पूरे मामले में जो है अब विष्णु, देखिए 500 के और 2000 के नोट मिले हैं, जो ये करोड़ों का कैश बरामद हुआ है, तो कितने लंबे समय से इसको जमा कर रहा था वेद प्रकाश? नहीं, प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि वर्ष 2021 से यानी 2 साल से लगातार ये इसी अलमारी में जो कि बेसमेंट में रखी हुई थी, उसके ऑफिस के पास में रखी हुई थी। क्योंकि वेद प्रकाश पिछले कई वर्षों से 20-25 वर्षों से DOIT में कार्यरत था, वहीं पर उसका ऑफिस था बेसमेंट में। ऐसे में इसने इसी अलमारी को अपना तिजोरी के रूप में इस्तेमाल किया, पर्सनल लॉकर के रूप में इस्तेमाल किया, और रजिस्टर की रकम को इसी में छुपा के रखा ताकि किसी को शक न हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि DOIT योजना भवन के किसी भी अधिकारी कर्मचारी को उसने भनक लगने नहीं दी कि करोड़ों का रुपया रिश्वत की रकम को वो इसी ऑफिस में, अपने ऑफिस के बगल में जो पास में रखी हुई अलमारी है वहां पर छुपा के रखता है। लेकिन जब पुलिस कमिश्नर ने जांच शुरू की तो सबसे पहले वहां जो मौजूद जो जिन लोगों के एक्सेस था, जिनको ऑफिस से वहां थे, उनसे पूछताछ की। कैलाश शरण विश्नोई खुद पूरे मामले में मौजूद रहे। लेकिन जब वेद प्रकाश यादव से पूछताछ की गई उन कर्मचारियों के साथ में, तो उसने साफ इनकार कर दिया कि वो अलमारी उसकी है, वो पैसा उसका है। लेकिन आखिरकार सीसीटीवी फुटेज ने पूरा राज खोल दिया और आखिरकार वेद प्रकाश को मानना पड़ा कि ये पैसा उसका है। जी विष्णु, देखिए सवाल हम लगातार कल से यही समझने की कोशिश कर रहे थे, इस सवाल का जवाब कि इतनी बड़ी रकम अगर सरकारी अलमारी में रखी है तो कोई बाहर का व्यक्ति तो आके रखेगा नहीं, कोई बड़ा व्यापारी आके तो रखेगा नहीं। जाहिर तौर पर योजना भवन में जो काम करने वाला अधिकारी या कर्मचारी होगा उसी ने ये सब कुछ किया होगा। और बाकायदा हर चीज का एक सरकारी रिकॉर्ड होता है, फाइल का भी एक रिकॉर्ड होता है, हर डिपार्टमेंट में एक स्टोर इंचार्ज भी होता है, स्टोर मैनेजर होता है, उसी के संरक्षण में अलमीरा होती है, फाइल होती है, तो पूरा एक डेटा होगा, रिकॉर्ड होगा। और जाहिर तौर पर वही देखिए सब कुछ चीजें निकलकर अब धीरे धीरे सामने आ रही है। विष्णु, वेद प्रकाश खुद स्टोर का इंचार्ज था जिसकी पूरी रकम बताई जा रही है। देखिए बिल्कुल, वेद प्रकाश खुद स्टोर के इंचार्ज थे, ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट पर थे। ऐसे में उन्होंने इसी का जो फायदा उठाया और आखिरकार किसी को भनक लगनी नहीं थी। लेकिन ये सबक भी है कि बड़े अधिकारियों के लिए कि किसी भी किस तरह की लापरवाही जो वहां पर सामने आई, इसमें लापरवाही जो है बड़े अधिकारियों की भी है कि वे मॉनिटरिंग क्या कर रहे थे फिर वहां पर। और वहीं पर इसी तिजोरी के अंदर ये आदमी अपने ज्वाइंट डायरेक्टर के पद का दुरुपयोग करते हुए और रिश्वत की रकम को यहाँ पर इकट्ठा कर रहा था। तो ये बात बहुत साफ है। और सबसे बड़ी बात, जो अलमारी जो वहां पर जो अलमीरा जिसमें ये कैश और गोल्ड मिला था, किसी को ने भी जिम्मेदारी को लेने से इनकार कर दिया था। तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि और कुछ जो सख्ती वहां पर योजना भवन में देखने को मिलेगी। विष्णु, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि खबर यह है कि कॉन्ट्रैक्ट के बदले करोड़ों की वसूली थी, यानी रिश्वतखोरी का ये पूरा पैसा था जो बरामद कर लिया गया है। वेद प्रकाश अब जल्दी सलाखों के पीछे भी होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर सीसीटीवी एक अपने आप में मजबूत जो फुटेज निकल कर आई है, मजबूत कह सकते हैं कि सबूत है, आधार है। लेकिन विष्णु, अब ये भी समझने की कोशिश होगी एसीबी की और पुलिस की कि कुल मिलाकर ये जो कॉन्ट्रैक्ट के बदले करोड़ों की वसूली थी किस किस से की गई थी? देखिए बिल्कुल, देखिए DOIT में कई सारे प्रोजेक्ट चलते हैं वहाँ योजना भवन में जो उसका ऑफिस है। लेकिन अभी तक ये सामने नहीं आया कि किस किस कॉन्ट्रैक्ट के बदले ये रिश्वत की रकम जो वेद प्रकाश यादव ने हासिल की है। इसी की जो पड़ताल है वो अब एसी करना शुरू करेगी। इसके लिए संभवतः आज एसीबी वेद प्रकाश यादव को गिरफ्तार कर सकती है, उसे रिमांड पर लेगी। उसके बाद गहनता से पूछताछ होगा कि DOIT के इस खेल में क्या वो अकेला शामिल था या उसके अलावा कोई और भी लोग। जब किसी बड़ी कंपनी को कोई प्रोजेक्ट दिया जाता था DOIT की ओर से, तो जो कॉन्ट्रैक्ट देने के तौर पर जो वसूली होती थी, जो कमीशन जो हासिल होता था, तो क्या वो वेद प्रकाश यादव अकेला हासिल करता था या फिर इस पूरे खेल के अंदर कोई और भी अधिकारी मौजूद है जो बड़े लेवल के ऊपर कमीशन के तौर पर रिश्वत को देखिए बहुत सारे लूप होल हैं अभी भी कि मॉनिटरिंग अब तक नहीं हुई। पर्सनल अलमारी के तौर पे किस तरह से सालों से ये इस्तेमाल कर रहा था। सवाल ये भी है कि कब से ये वसूली का खेल चल रहा था, कौन कौन इसमें शामिल है। ये तमाम सवाल जिनका जानने की कोशिश अब एसीबी की टीम करेगी। विष्णु, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार वो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को पहुंचाई जिसमें फुटेज में वेद प्रकाश साफ तौर पर अलमारी खोलते हुए नजर आया था। वेद प्रकाश आपको बता दें कि DOIT के ज्वाइंट डायरेक्टर है और इन्हें अब जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। आज खबर यह है कि गिरफ्तार एसीबी की टीम करेगी, रिमांड पर लेगी और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां पर 7 दिनों से किसानों का धरना लगातार जारी है। किसानों ने धरना स्थल पर एक बार फिर रात गुजारी। क्रमिक अनशन पर दरअसल 5 किसान बैठे हुए हैं। LNP नहर की 5 नंबर कस्सी पर यह धरना चल रहा है। 5 नंबर माइनर की लेवल को सही करने की मांग को लेकर लगातार किसान पिछले कई दिनों से धरना दे रहे हैं। 7 दिन हो चुके हैं किसानों के धरने के।
क्रमिक अनशन पर यहां तक कि 5 किसान बैठे हुए हैं और उनकी साफ तौर पर मांग कि एलएनपी नहर की जो 5 नंबर माइनर का लेवल है उससे सही किया जाए। और दिल्ली से बड़ी खबर है, पहलवानों के अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन है। जंतर मंतर पर आपको बता दें कि 28 दिन से धरना दे रहे हैं पहलवान। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण पर एक्शन की मांग को लेकर धरने में जुटे हुए हैं यूपी हरियाणा के सभी खापों के प्रतिनिधि। पहलवानों के आंदोलन को लेकर आज बड़ा फैसला हो सकता है। और देखिए, खाप पंचायतों की तरफ से पहलवानों की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था कि जल्द ही कार्रवाई हो, नहीं तो हम और भी उग्र आंदोलन करेंगे। और देखिए, उस अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन है और इसीलिए माना जा रहा है कि जंतर मंतर पर आज बड़ी बैठक पहलवानों और साथ ही जो खाप पंचायत हैं और जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो किसान वहां पर पहुंचे हुए हैं, मीटिंग होगी, फैसला होगा कि आखिरकार आंदोलन को अब किस दिशा में लेकर जाया जाए। ब्रजभूषण के खिलाफ एक्शन की मांग को लेकर 28 दिनों से पहलवान धरना दे रहे हैं। और आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि में आज आपको बता दें कि पीसीसी मुख्यालय पर बाकायदा सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन रखा गया है। सर्वधर्म प्रार्थना सभा में मुख्यमंत्री गहलोत शामिल होंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि डोटासरा भी शामिल होंगे, पीसीसी चीफ, और सुखजिंदर सिंह रंधावा भी शामिल हो सकते हैं। और हज यात्रियों के लिए आज अच्छी खबर है। दरअसल आज जयपुर से हज की पहली उड़ान होगी और जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होगी हज की पहली उड़ान। सुबह 11:10 पर 256 हज यात्रियों के साथ ये विमान रवाना होगा। सुबह 9 बजे तक हज यात्रियों के एयरपोर्ट पर एंट्री है। कुल 5,950 हज यात्री राजस्थान के होंगे इस सफर पर और राजस्थान हज कमेटी के चेयरमैन पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाएंगे। और दौसा से दर्दनाक हादसे की खबर है, जहां पर शादी के कार्यक्रम में करंट से किशोर की मौत हो गई। दरअसल बेजूपाड़ा थाना क्षेत्र के निहालपुरा में यह हादसा हुआ है। शादी कार्यक्रम खत्म होने के बाद टेंट के पाइप को हटा रहा था यह युवक और टेंट हटाते समय करंट लगने से इस युवक की मौत हो गई। और आईपीएल में आज आपको जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। दरअसल आईपीएल में डू एंड डाई सिचुएशन है। आज करो या मरो का मैच है। प्लेऑफ में क्वालिफाई के लिए रेस टफ हो गई है। मुंबई और हैदराबाद के बीच पहला मुकाबला। मुंबई को 80 से ज्यादा रन से जीतना होगा मैच और हारने पर प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी मुंबई। क्वालिफाई की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है हैदराबाद। दोपहर 3:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम में ये जबरदस्त रोमांचक मुकाबला होने वाला है। वहीं दूसरे मुकाबले की बात करें तो इसमें भी आपको जबरदस्त रोमांच देखने को मिलेगा। प्लेऑफ में क्वालिफाई की रेस से ये अब जो है काफी टफ मुकाबला दिख रहा है। बेंगलुरु और गुजरात के बीच ये दूसरी टक्कर है। बेंगलुरु को हर हाल में जीतना होगा मैच। बेंगलुरु को मुंबई से ज्यादा रखना होगा रन रेट और पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है गुजरात। शाम 7:30 बजे चिन्ना स्वामी स्टेडियम में यह जबरदस्त मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। तो सुपर संडे तमाम आईपीएल लवर्स के लिए आज जबरदस्त रोमांच और डू एंड डाई सिचुएशन वाला मैच आपको देखने को मिलेगा। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर जगतपुरा की मुख्य पेयजल पाइपलाइन फट गई है। जलदाय विभाग ने हाल ही में आपको बता दें कि पाइपलाइन डलवाई थी। पाइपलाइन फटने से सड़कों पर लाखों लीटर पानी बहता हुआ नजर आया है। जलदाय विभाग के इंजीनियर की लापरवाही से यह पाइपलाइन फटी है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर किस तरीके से लाखों क्यूसेक जो पानी है वो सड़क पर बर्बाद हो रहा है। जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर आप देख सकते हैं जलदाय विभाग की इंजीनियर की लापरवाही की वजह से किस तरह से लाखों क्यूसेक पानी जो है वो बहता हुआ नजर आ रहा है। और राकेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, रात का ये वक्त लग रहा है जब पाइपलाइन यहाँ पर
एक बार फिर टूटती हुई नजर आई है, जबकि ये अभी दुरुस्त हुई थी। अब ये बताइए कि क्या मरम्मत का काम शुरू हो पाया है? बिल्कुल, देखिए ये जो पीएचडी में एक बड़े भ्रष्टाचार की ओर संकेत है, क्योंकि नई मुख्य पाइपलाइन है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया था। करोड़ों रुपए की ये पेयजल परियोजना है, जिसमें पूरा प्रताप नगर का एरिया है, जगतपुरा है, सांगानेर है। इस इलाके में जो सभी परिवार हैं उनको जलदाय विभाग बीसलपुर पेयजल योजना का पानी सप्लाई करता है, लेकिन ये पाइपलाइन 26 सेक्टर में मुख्य पाइपलाइन फटी है। चूंकि पाइपलाइन नई डली है और अभी तक रोड मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि जलदाय विभाग के इंजीनियरों ने जो गुणवत्ता की देखरेख की उनकी जिम्मेदारी थी और ये पाइपलाइन कैसे फटी। अब रात भर पानी जब सड़कों पर बहता रहा है, सड़कें कट गई है, तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि जलदाय विभाग के इंजीनियर को भी जो स्थानीय लोगों ने कई बार फोन किए, लेकिन इंजीनियर्स ने अपने फोन बंद कर लिए, जैसा लोगों ने कहा है। और उन्होंने इस रात भर इस पानी को नहीं देखा है। सुबह यहाँ पर कुछ टीमें पहुंची हैं, लेकिन मरम्मत का कार्य अभी तक नहीं हो पाया। लगातार पानी बह रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो लोगों का कहना है कि जो वहां पर अधीक्षण अभियंता लगे हुए हैं, अधिशासी अभियंता लगे हुए हैं, अधिशासी अभियंता एन.के. वर्मा के पास 2 चार्ज हैं, तो वो जब उनसे लोग शिकायत करते हैं तो वो अपना डिवीजन 1 यानी ग्रामीण इलाके का चार्ज बताते हैं। जो सहायक अभियंता हैं उनका स्थानांतरण हो चुका है। लेकिन एक दूसरे के पाले में गेंद यहाँ फेंकने की कोशिश है और जनता यहाँ पर परेशान है। शुक्रिया तमाम जानकारी राकेश हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, अभी तक मेंटेनेंस का काम शुरू नहीं हो पाया है। लगातार लोग फोन कर रहे हैं, स्विच ऑफ होता है और कई बार अधिकारी ये कहते हैं कि ये मेरे इलाके का मामला नहीं है। राजधानी जयपुर के किशनपोल इलाके में हिंदू परिवार अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। इलाके में ऐसे ही कुछ पोस्टर लगे मिले हैं, जिसमें हिंदू परिवार पलायन की बात कर रहे हैं। मामले में वार्ड 59 के कांग्रेस पार्षद फरीद कुरैशी हैं, उनको जिम्मेदार बताया जा रहा है। वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। ये खास रिपोर्ट इस मामले पर देखिए। अक्सर हम सुनते आए हैं कि कश्मीर से हिंदुओं का पलायन होता रहा है, लेकिन अब राजस्थान की राजधानी जयपुर से भी ऐसी ही खबर सामने आ रही है। जी हां, यहां हिंदू पलायन को मजबूर होने की खबरें सुनने को मिल रही हैं। राजधानी जयपुर के किशनपोल इलाके में हिंदू परिवार अपने घरों को छोड़ने को मजबूर होते दिख रहे हैं। ऐसा किशनपोल इलाके में घरों के बाहर लगे पोस्टर बता रहे हैं। इलाके में हर घर के बाहर लगे पोस्टर यहां से गुजरने वाले किसी भी राहगीर को हैरान कर देते हैं। किशनपोल विधानसभा क्षेत्र की 69 नंबर वार्ड है, उसका यह पूरा मामला है। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार के पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं। ये पोस्टर जो है वो हर घर पर जो है वो लगाए गए हैं और जिस प्रकार की बात इसमें कही गई है वो ये है कि किशनपोल क्षेत्र से हिंदुओं का पलायन जारी है और जिम्मेदार जो है वो कांग्रेस पार्षद फरीद कुरैशी पे लगा है। हालांकि ये पूरा विवाद जो है वो बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी का विवाद जो है वो है और उसी के बाद ये मामला जो है वो बढ़ रहा है। किशनपोल क्षेत्र के स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में समुदाय विशेष के पार्षद ने जबरदस्त तरीके से आतंक मचा रखा है। इसके चलते लोग अपने पीढ़ियों के मकान भी छोड़कर दूसरी जगहों पर पलायन करने को मजबूर हैं। इसके बारे में शिकायत करने पर किसी के भी खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई। लोगों ने इस भयभीत करने वाली समस्या को लेकर कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम यहाँ 70-80 साल से रहते हैं। हमारे मामा मम्मी भाई के सबका यहाँ जन्म हुआ है। तो अभी मुसलमान आ गए हैं, तो हम हिंदू लोग ले रहे थे मकान को, तो हिंदुओं को दिया नहीं इसने। मगर आते ही इन लोगों ने गाली गलोच करी सुबह मम्मी को। आते ही गलोच कैसे बर्ताव करेंगे ये लोग, ये बताओ आप। आज शुरुआत में हमारे को गाली गलोच निकाल रहे। इनकी माँ बहन जैसी हम भी माँ बहन ही है ना, तो फिर हमारे को माँ बहन नहीं सुनते, ये कैसे बर्ताव करके रह सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर। एक के बाद एक घर से हो रहे हिंदुओं के पलायन से घर और मोहल्ला सूना होने लगा है। जो लोग बचे हैं वो भी काफी चिंतित हो रहे हैं। इलाके से हो रहे हिंदू परिवार पलायन को लेकर अब राजनीति भी गरमाने लगी है। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा भी हिंदुओं के पलायन से काफी चिंतित नजर आए। उन्होंने कहा कि यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी का एक पार्षद है जो समुदाय विशेष से आता है, उसने काफी आतंक मचा रखा है। जिस तरीके से जयपुर के अंदर किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के अंदर लोगों ने वहां पर बैनर लगाकर, स्टिकर लगाकर
और पलायन करने की बात की है कि हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं। और लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक पार्षद जो समुदाय विशेष से आता है, वो इतना आतंक उस व्यक्ति का है कि आए दिन लोगों को परेशान करना, झगड़े करना, झूठे मुकदमे दर्ज कराना, और इस प्रताड़ना के आधार के ऊपर लोग अब पलायन करना शुरू हुए हैं। वहीं मकान खरीदने वाले मालिक का कहना है कि उसने इस मकान को अच्छे दाम देकर खरीदा है, इसलिए उसे मकान के पहले वाले मालिक ने बेचा है। हम लोगों ने मकान को लिए हुए काफी टाइम हो चुका है। अब हम लोग लास्ट वीक यहाँ आए थे तो बहुत ऑब्जेक्शन उठाया कि आप लोगों को हम रहने नहीं देंगे, एक मुसलमान नहीं रह सकता इस कॉलोनी के अंदर। मैंने कहा ऑलरेडी 2-3 मकान हैं, उन लोगों का हमारे से ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आप लोग क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो? बोला नहीं, हम लोग आपको नहीं रहने सकते, इसका कोई समाधान निकालो, हम किसी भी हालत में आपको नहीं रहने देंगे। तो हम यहाँ आए लास्ट वीक तो इन्होंने उद्यम कर दिया। अब जब भी आते थे हर बार उद्यम करते हैं। आज सुबह हमने कुछ किया नहीं, पत्थर फेंकने लगे, बोले हमें उल्टा एलिगेशन दिया कि आप लोग गालियां बक रहे हैं हमें, लेकिन हम लोग उनका फेस भी नहीं देखा कि आप कहाँ से आए हो, किधर से निकल के आ रहे हो, और गेट के ऊपर पत्थर फेंके, हमें डराने की कोशिश की गई। वहीं पुलिस भी इलाके में तैनात है और माहौल खराब होने पर कार्रवाई की बात कर रही है। इसमें कार्रवाई है, जो रिपोर्ट है हम जांच कर रहे हैं, ये मौके पर मुकदमा दर्ज करेंगे और जो भी कार्रवाई होगी विधि अनुसार। किस प्रकार की जानकारी आपको मिली? और जानकारी यही है कि इस मकान किसी ओम प्रकाश परीख ने किसी अन्य व्यक्ति को बेचा है, मोहम्मद फारूक और मोहम्मद रईस को, और अपनी इच्छा से बेचा है, और पलायन जैसा कोई मामला नहीं है, और नहीं हमारे पास में और कोई ऐसी फैक्ट हमारे सामने आए। फिलहाल लोगों को डर सता रहा है कि कहीं उन्हें भी अपना घर छोड़ने को मजबूर नहीं होना पड़े। लोगों की सरकार से अपील है कि जो लोग हिंदुओं को पलायन करने को मजबूर कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। वही देखिए, मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और किशनपोल में हिंदू परिवार के पलायन की खबरों पर कांग्रेस की अब कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी का कहना है कि जिसने भी गलती की है उसे कानून सजा देगा। कांग्रेस जयपुर की गंगा जमुनी तहजीब की हिमायती है और जो लोग सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने बीजेपी को ऐसे मुद्दों पर सियासत न करने की नसीहत भी दी। इस तरह के पोस्टर लगाने वाले लोगों को राजस्थान के इस जयपुर के सौहार्द, प्रेम, भाईचारे पे प्रहार करने वाले नफरती लोगों के खिलाफ में विधि सम्मत कार्रवाई कराएंगे। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए मिशन 180 को लॉन्च कर दिया है। नागौर में लाडनू में हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में इसका राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किया गया। बैठक में भ्रष्टाचार और साथ ही कानून व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। इसके अलावा बैठक में 30 मई से लेकर 30 जून तक चलने वाले अभियान पर चर्चा की गई। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल सहित प्रदेश के कई बड़े नेता मौजूद रहे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। वंदे मातरम रेलवे से लेकर रेलवे के बढ़ते हुए नेटवर्क, उन सारी चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। वहीं एक राजनीतिक प्रस्ताव हमने पारित किया है। ये सरकार, जिस सरकार का मात्र 4.5 महीने का कार्यकाल बाकी है, अखंड भ्रष्टाचार में डूबी है। सचिवालय में नोट निकलने लगे हैं, सोना निकलने लगा है। सरकार के मंत्रियों की सरपरस्ती से पेपरों का लीक होना, नौकरी की लूट होना, और अब तक सरकार ने जो वादे किए उन वादों से सरकार उनको पूरा नहीं कर पाई। इसी तरह की बिना किसी आधार की झूठी घोषणाएं कर राजस्थान में फैले भय, भूख और भ्रष्टाचार की स्थिति, राजस्थान में अराजकता की स्थिति, राजस्थान की सरकार के फेल्योर के हर विषय को राजनीतिक प्रस्ताव ने माननीय राजेंद्र सिंह ने पूरे विस्तार के साथ में रखा है, और पार्टी के कार्य समिति के सभी माननीय सदस्यों ने एक राय होकर के राजस्थान की सरकार की विफलता पर रखे गए राजनीतिक प्रस्ताव पर मोहर लगाई। राजसमंद के आमेर से कथित तौर पर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक कथित तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं और उन्हें बीजेपी के खिलाफ प्रचार नहीं करने की नसीहत दे रहे हैं। उसे धमकी देते हुए सुनाई भी दे रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। कैंप में, हाँ कैंप में, मतलब ठोकेला लोग
लूज तो की तो हमारा नाम पे नहीं जी, आपका नाम पे कहीं क्यों हो निकाले कहीं क्यों मुझे लोग कूटता बेटा का। हाँ जी बिल्कुल कूटे तो कूटने तैयार है वहाँ पर। आप पहुंचो किसा के में बताइए आज। अच्छा राजनीति में नहीं है तो कहना पड़े आप माँ का नेता का बात नहीं कह रहा हो। अब आप घटे आप अक्षय कैंप में दे रहा हो बताओ। नहीं माँ तो हर कैंप में दे रहे आप नहीं कैंप पे क्यों नहीं रहा। घरे टांगडोली तो लोग घरे लाग डाल। हाँ तो बिल्कुल हो मन बिल्कुल हुक्म आप ही कूट सके नहीं तो मुता को नाम किसी आज तक नहीं दो। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।